यूपीएससी करंट अफेयर्स में नेक्स्ट लेक्चर करते हैं। काफ़ी दिन बाद ये लेक्चर आया, अभी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, कुछ इशू के कारण नहीं आ पा रहा था लेक्चर। सुकोई M30 MKI फाइटर जेट न्यूज में है, तो इसको देखते हैं। इसको डेवलप जो है ना रसिया के सुकोई एविएशन सेंटर ने स्टार्ट किया है और ये इंडिया के HAL के अंदर बिल्ट हुआ है। ठीक है, तो ये डेवलप किया है और इंडिया में ये बिल्ट हुआ है, तो दोनों चीज़ ध्यान पे रखना है। ठीक है, उसके साथ साथ फिटेड विथ एयर लॉन्च वर्जन ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ना, उसके साथ जो एयर लॉन्च वर्जन है उसके साथ ये सुपर फिट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये है कि अगर मान लीजिए हम लोग बात करें सुपरसोनिक क्या होता है, तो ये क्या होता है, ये टर्म आपको जरूर पता होना चाहिए। इसको हम थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, मे बी मल्टीपल ऑप्शन आपको दे दे और वहाँ कन्फ्यूज करोगे। ठीक है, देखो क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल तो होता ही है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रूज मिसाइल। देखो क्रूज मिसाइल और क्रूज मिसाइल और आपका दो मिसाइल होता है, एक होता है आपका क्रूज मिसाइल और दूसरा बैलिस्टिक मिसाइल होता है। तो क्रूज मिसाइल आप देखोगे तो अर्थ से बहुत नियर में फ्लाई करता है, बैलिस्टिक मिसाइल का एक काफ़ी हाइट पे ट्रेजेक्टरी होता है। ये बेसिक डिफरेंस है। अगर हम लोग ये देखें सब सुपरसोनिक वगैरह क्या होता है, तो आपको सबसे पहला बात ये पता होना चाहिए कि मैच टर्म होता है MACH। मैच इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट का स्पीड, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड जो है ना, ऑब्जेक्ट का स्पीड डिवाइडेड ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इज, इसके रेशियो को हम लोग मैच नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब आपको दो चीज़ समझना है। पहला होता है आपका सबसोनिक। तो सबसोनिक मिसाइल जो होगा ना, उसका स्पीड लेस देन 1 मैच होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो सुपरसोनिक होता है, जो इसमें हम लोग बात कर रहे हैं। तो सुपरसोनिक का जो स्पीड होता है वो 1 मैच से बड़ा होता है, लेकिन 5 मैच से छोटा होता है। ठीक है, उसके बाद होता है हाइपरसोनिक का क्या होगा, 5 मैच से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रखना, ये स्पीड होता है। अब रेंज इसका कितना है, सुकोई MKI का 30 किलोमीटर और मैक्सिमम स्पीड मैच 2 है। तो मैच 2 स्पीड इसलिए क्योंकि ये सुपरसोनिक में आता है, और सुपरसोनिक अभी बता दिया 1 से लेकर 5 के बीच में रहेगा, तो ये मैच 2 है, तो अब बेसिक बात उसी के अंदर रहेगा। अब इसके अंदर जो एरो इंजन्स है उसको हम लोग AL-31FB बोलते हैं, तो ये भी टर्म आपको ध्यान में रखना है। कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो नॉर्दर्न यूनाइटेड 2024 ये न्यूज में है, और ये क्यों न्यूज में है, क्योंकि चाइना और रसिया के बीच में ना अच्छा खासा गठबंधन हो रहा है। तो RC मतलब रसिया और चाइना। ठीक है, स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन बिटवीन रशिया एंड चाइना एंड स्ट्रेंथन देयर एबिलिटी टू ज्वाइंटली डील विद द सिक्योरिटी थ्रेट। तो ये ज्वाइंट एक्सरसाइज ये लोग कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, तो ये नेवल एक्सरसाइज है और ये सी ऑफ जापान और सी ऑफ ऑक्टोक्स में कर रहे हैं। सी ऑफ जापान जो है वेस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन है, जिसके आप उसके इस साइड में, मतलब ये अगर मान लो सी ऑफ जापान है तो इसके इस साइड में जापान और साकालिन आइलैंड है, और इसके वेस्ट साइड में रसिया और कोरिया है। तो ये भी ध्यान पे रखना साथ ही साथ। ठीक है, सी ऑफ जापान यहाँ पे मैप में, अगर हम सी ऑफ ओकोटस्क देखें तो ये देखो इसके इस साइड में कामाचक्ता प्लेट्यू पेनिसुला है। ठीक है, पार्ट ऑफ रसिया। उसके साथ इस तरफ में साकलिन गल्फ है। ठीक है, और ये कुर्लिस आइलैंड इसके आप देखो तो ऑलमोस्ट साउथ में है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, ये बीच में है, तो ये आपसे पूछ सकता है। अब देखो ये जॉइंट एक्सरसाइज नेवल एक्सरसाइज था बिटवीन रशिया एंड चाइना। एक और है जिसको बीबो या इंटरैक्शन 2024 बोलते, 2024 में था ये न्यूज में। तो रशिया एंड चाइना जॉइंट नेवल एक्सरसाइज इन द सी ऑफ जापान। तो सी ऑफ जापान में 2 हो गया, ये तो दोनों में हो रहा है, जापान और ऑक्सफोर्ड में दोनों में, ये सिर्फ सी ऑफ जापान में हो रहा है, तो ये भी आपको ध्यान पे रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो अमूर फाल्कन जो है ना, बार बार न्यूज में है, तो अमूर फाल्कन न्यूज में है, तो ये भी आपको पढ़ने की जरूरत है। ये डायग्राम है। फाल्कन जो है ना, इस वर्ड को समझते हैं, जो अमूर रिवर है ना, रशिया का है, वो माइग्रेट करके आंध्र प्रदेश नागालैंड में आ जाता है। ठीक है, तो अमूर फाल्कन इसको बोलते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको ध्यान रखना है ना, तो ये ध्यान पे रखना है कि ये अरुणाचल प्रदेश में तो आता ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपको नॉर्थ ईस्ट में असम वगैरह, आपका मणिपुर मेघालय इन सब में भी रहता है, लेकिन मोस्ट प्रिसाइज अरुणाचल प्रदेश में आता है। तो आपको नॉर्थ ईस्ट भी ऑप्शन देगा, तो आप सही करोगे। ठीक है, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ट्रेवलिंग रैप्टर्स है ये। ठीक है, व्हाट इज रैप्टर्स बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो रैप्टर्स बहुत तरह के होते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ रैप्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो मैं अभी बता देता हूँ आपको। तो अगर आप रैप्टर देखोगे ना, तो मेनली ये इसका जो हुक होता है बहुत स्ट्रांग होता है। ये जो हुक होता है इसका, ये बहुत स्ट्रांग होता है। दिस मे बी ऑप्शन। ठीक है, उसके साथ साथ आपको ये ध्यान पे रखना है कि रैप्टर्स जो है ना, वो मेनली कार्निवोर बर्ड होते हैं। ठीक है, और इसके अगर एग्जांपल देखोगे तो ईगल हो गया, ठीक है, ऑल हो गया, उसके साथ साथ हॉक्स हो गया, ठीक है, वल्चर हो गया, फैल्कन जो पढ़ रहे हैं, तो ये सब जो ऑप्शन है, दीज आर द ऑप्शन ऑफ
रैप्टर्स, और इसका जो आई सेट बहुत कीन आई सेट होता है, तो ये सब ऑप्शन यूपीएससी पूछ रहा है तो पता होना चाहिए। कीन आई सेट रहता है, हुक जो होता है वो बहुत स्ट्रांग रहता है, तो ये आप बिल्कुल पता होना चाहिए। ये ब्रीड्स कहाँ करता है, साउथ ईस्ट साइबेरिया में करता है, नॉर्दर्न चाइना एंड मंगोलिया। तो आपको पता ही है, अगर आप ये चाइना देखोगे तो यहाँ मंगोलिया फिर रसिया होता है, तो ऐसे मैप में है। विंटर्स इन द साउथ अफ्रीका, तो विंटर्स में साउथ अफ्रीका में ब्रीड्स करता है मेनली, और अगर आप समर्स वगैरह के टाइम में देखोगे तो नॉर्दर्न चाइना में ही मंगोलिया पड़ता है, इसलिए नॉर्दर्न चाइना लिखा हुआ है, उसके ऊपर तो रसिया है ही, तो ये समझ लो, ठीक है। अब देखो दिवांग लेक जो है नागालैंड को, उसको फॉल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, इसको मिस नहीं करना है, ये सब पूछता है, ठीक है। इन इंडिया लोकली कॉल्ड ख्वाइन पुइना, ठीक है, इसको लोकली ये कहते हैं खाहुआई पुइना, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट में से टर्म यूज होते हैं। और आइशियन इसका लीस्ट कंसर्न, मतलब टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसके जो स्पेसीज है मोर देन सफिशिएंट है, अभी एक्सटिंक्ट वगैरह का टेंशन नहीं है। अब देखो नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है डोडो, डोडो क्या है। तो सबसे पहला बात, डोडो एक बर्ड है, तो अब डोडो वर्ड से आपको नहीं पता चल सकता ये बर्ड है, तो ये बर्ड है जो एंडेमिक था आइलैंड ऑफ मॉरिशस और इंडियन ओशियस में, इंडियन ओशियन और मॉरिशस के ये क्या था आपका एंडेमिक था, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक्सटिंक्शन का न्यूज आ रहा है इसमें, तो डोडो बार बार न्यूज में है, तो आपको पता होना चाहिए डोडो इज नथिंग बट फॉरेस्ट बर्ड है ये, ठीक है। अब बिश्नोई समाज बार बार न्यूज में है, तो इनके जो संस्थापक थे श्री जंगवेश्वर भगवान थे, ठीक है। बिश्नोई रिवर्सटाइजिंग रिलीजियस मेनली इन्वायरमेंट के लिए काम करते थे, इन्वायरमेंट के लिए काम करते थे, और ये वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के लिए काम करते थे, मेनली ये थार फॉरेस्ट में रहते थे। उसके साथ साथ ये कभी भी एनिमल्स को मारने वाले के साथ इनका दुश्मनी होता है, अभी भी एनिमल्स आप देख लो, अगर सलमान खान का भी केस देखोगे तो सलमान खान का मेन प्रॉब्लम बिश्नोई समाज के साथ ही था, ठीक है। द नेम बिश्नोई मतलब क्या होता है, बिश्नोई, बिश मतलब होता है 20, ठीक है, विश मतलब 20 एंड नोई मतलब होता है 9, तो 29 जो है ना इनका एडिक्स है, जो गुरु जम्बोजी, इनको जम्बेश्वर भगवान को जम्बोजी भी बोलते थे, तो इनका 29 एडिक्स था जो इनके लिए इंपॉर्टेंट रहता था, उस पर ये चलते थे, ठीक है। ओरिजिनल 29 एडिक्स था, तो ये पूछ सकता है आपसे। उसके बाद ये हिंदू सबसेक्ट थे, ठीक है, अलग से रिलीजन नहीं था, हिंदू के सबसेक्ट थे ये। इट ट्रेसेस द रूट इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज एंड environmentalist back to the teaching of 15th century गुरु महाराज जाम्बेश्वर प्रॉपरली नॉन एज जम्बोजी। तो 1500 सेंचुरी में के आसपास इन्होंने इन्वायरमेंट के लिए इनका मेन था, इन्वायरमेंट वगैरह को कैसे प्रिजर्व करना है, ठीक है। उसके साथ साथ इन लोग बहुत ज़्यादा प्रिजर्व करते थे मेनली एनिमल्स वगैरह को, ठीक है, एनिमल सेक्रीफाइस में बिलीव नहीं करते थे, तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए बिश्नोई समाज, ठीक है, तो ऐसे पूछ सकता है आपसे, ठीक है। 2 एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल्स फॉर इंडियन नेवी लॉन्च एट कोचिंग शिपयार्ड, तो INS मुल्की और INS मालपे ये दोनों न्यूज में है। आप देखोगे तो INS जो मुल्की है ना 4th सीरीज है, और आयन पे ये 5th सीरीज होगा, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। और ध्यान रखना ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, सबमरीन वॉरफेयर नहीं, एंटी सबमरीन है, ये सेलो वाटर क्राफ्ट भी इसको बोलते हैं, तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट, इसको ASWC भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। पार्ट ऑफ द मालने क्लास का ये पार्ट है, तो ये भी माही क्लास का ये पार्ट है, माही क्लास का ये पार्ट है, इतना ही जानने की जरूरत है। मुल्पी और मालपे 4th और 5th सीरीज है, एंटी सबमरीन है, और किसका पार्ट है, तो माही क्लास का ये पार्ट है, इतना सफिशिएंट है। चक्रा 3 अगर एग्जाम में पूछ देगा चक्रा 3 किससे रिलेटेड है, तो नहीं प्रिडिक्ट कर पाओगे, ये CBI से रिलेटेड है। ऑपरेशन चक्रा 3 जो है ना वो साइबर क्रिमिनल्स उनको पकड़ने के लिए चलाया जाता है CBI के द्वारा, और ये इसका फेज 1 2022 में हुआ था, फेज 2 2023 में हुआ था, फेज 3 अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ CBI के द्वारा, ठीक है। और कोलैबोरेशन विथ FBI जो USA का जो है, जैसे इंडिया में CBI है वहाँ पे FBI, उनके साथ कोलैबोरेशन करके ये स्टार्ट किया गया फेज 3, ठीक है। CBI यूजिंग इंटरपोल चैनल्स कोऑर्डिनेट लॉ इन्फोर्समेंट रिस्पॉन्सिव ग्लोबली, इंटरपोल आपको पता ही है, ठीक है। इंटरपोल मतलब हो जाता है जो इंटरनेशनली जो पुलिस है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंटरपोल। तो इंटरपोल के साथ ये मिलकर ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें इनका साथ जो दे रहा है ना, वो आपको कौन दे रहा है, वो दे रहा है आपको FBI कहाँ का है, तो आपको ये USA का है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप देखोगे तो इंटरपोल इज नथिंग बट इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, तो इंटरनेशनली जो पुलिस होता है उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज कॉल्ड इंटरपोल, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। पुलिस वर्क टुगेदर टू प्रिवेंट फाइट क्राइम, तो क्राइम फाइट करने के लिए होता है। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल में बिल्कुल डिफरेंसेस पता होना चाहिए, नहीं पता है तो साइंस एंड टेक का एक हमारा बना हुआ है, ठीक है, BPSC के लिए बनाया था हमने साइंस एंड टेक, उसका फर्स्ट लेक्चर या सेकेंड लेक्चर आपको बहुत बेसिक डिटेल में बताया हुआ कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, क्रूज मिसाइल
मिसाइल क्या होता है, तो आप देख सकते हो, वहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा, ठीक है। ये सरफेस टू सरफेस इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अग्नि 4 का हम लोग बात करते हैं। डिजाइन और डेवलप डीआरडीओ किया, ऑप्शन में भी 0, लेकिन ध्यान रखना डिजाइन का जब भी बात होगा तो ये सब डीआरडीओ ही करता है डिजाइन, ठीक है। रेंज 400 किलोमीटर, पेलोड 1000 केजी तक था। ये दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंटरमीडिएट रेंज है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किसके अंदर डेवलप हुआ था, आईजीएमडीपी के अंदर हुआ, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलप प्रोग्राम के अंदर ये लॉन्च हुआ, मिसाइल इसी के अंदर लॉन्च हुआ। अब आप देखो पृथ्वी, अगर इसके अंदर क्या क्या मिसाइल, इसके अंदर क्या क्या डिजाइन है, अब अगर हम बात करें तो अग्नि 4 जो है ना, वो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट का पार्ट है। तो इसके अंदर 5 और मिसाइल भी थे, जिसको हम लोग पटना करके याद रख सकते हैं। P4 पृथ्वी, A4 अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश, ये सब याद रखना है, क्योंकि ये किसका पार्ट था, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल का पार्ट था। उसी के अंदर अग्नि का चौथा वर्जन आ चुका है, अग्नि 1 आया, अग्नि 2 आया, अग्नि 3, अग्नि 4 आया। तो ये ध्यान रखना, ये अग्नि 4 है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। उसके साथ साथ 5 ये मिसाइल को आप पटना से याद रख सकते हो, ठीक है। प्रोजेक्ट 17B, अब प्रोजेक्ट 70B क्या है, तो ये प्रोजेक्ट 70B का अगर आप देखो तो हम लोग बी मतलब ब्रैवो फ्रिगेट्स हम लोग बोलते हैं, फ्रिगेट, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म हो गया स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स टू बी बिल्ट फॉर द इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी के लिए ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान जरूर रखना है कि फ्रिगेट्स जो है ना, ये ब्रैवो फ्रिगेट्स जो है, ये आपको कहीं ना कहीं इंडिया के लिए किया गया। फ्रिगेट्स मतलब होता है वॉरशिप होता है, जो प्रोटेक्ट करेगा हमारे शिप को। फ्रिगेट्स मतलब होता है वॉरशिप, जो हमारे शिप को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये भी फ्रिगेट्स का मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंडिया टू एक्सपैंड नेवी माइट विथ प्रोजेक्ट 70B, तो प्रोजेक्ट 70B नेवी से रिलेटेड है, ये भी एक टर्म है। तो 17B से आपको एग्जाम में नहीं पता चला, ऐसे ऐसे छोटे छोटे टर्म्स पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, और पता ही नहीं चलता किससे रिलेटेड है। तो ध्यान रखना, ये नेवी से रिलेटेड है। और ये फ्रिगेट्स है, फ्रिगेट्स मतलब होता है वॉरशिप को, जो हमारे वॉरशिप को जो प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्ट द अदर शिप एंड मर्चेंट मैराइन वेसल, तो उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट हम लोग देखें, पिनाका मल्टी बैरल रिकेट्स लॉन्च MRLS जो है ना न्यूज में, लॉन्ग रेंज रॉकेट है ये, ठीक है। तो ये पिनाका जो है ना, वो मल्टी बैरल है क्या, तो मल्टी रॉकेट लॉन्चर है। इंडिजिनियसली मतलब इंडिया ने डेवलप किया इसको, DRDO ने किया। फर्स्ट टाइम जो यूज हुआ था वो कारगिल वॉर के टाइम में यूज हुआ था ये, तो ये आपको ध्यान पे रखना है। नेक्स्ट है ब्रेक थ्रू डिवाइस। ब्रेक थ्रू डिवाइस से आपको क्या ही पता चलेगा एग्जाम में, तो ब्रेक थ्रू डिवाइस जो है ना, US का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है ना, FDA, उन्होंने वो देते हैं। क्यों देते हैं, तो ये डिवाइस और न्यू ट्रीटमेंट्स वगैरह के लिए, या डायग्नोस्टिक्स कैपेबिलिटी, जैसे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो, उसके लिए अगर कोई डिवाइस लॉन्च होता है ना, तो उसको FDA लाइसेंस देता है। तो दिस इज नथिंग बट ब्रेक थ्रू डिवाइस। तो ब्रेक थ्रू डिवाइस का मतलब हो जाता है कि ऐसा डिवाइस है जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से बचा दे, उसको हम लोग ब्रेक थ्रू डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। अब ब्लैक बॉक्स वार्निंग भी न्यूज में है, तो ये भी FDA देता है, तो दोनों साथ में बता देते हैं। जो सीरियस वार्मिंग लेवल ऑन पैकेजिंग ऑफ ड्रग, अगर ड्रग में कोई सीरियसली ऐसा ड्रग है जो डायरेक्टली जैसे यूज नहीं हो सकता है, ठीक है, और उसमें सीरियस वार्निंग जो दिया जाता है, लिखा जाता है, वो ब्लैक बॉक्स वार्निंग बोलते हैं। मतलब अगर मान लो ड्रग्स मतलब दवाई वगैरह में कोई वार्निंग हमको देना है, तो FDA जो वार्निंग देता है वो देता है ब्लैक बॉक्स वार्निंग के थ्रू देता है। तो ये टर्म आपसे पूछ सकता है, दे में भी चांसेस कि एग्जाम में आपको ब्लैक बॉक्स आर्मी से रिलेटेड लगे, लेकिन ये ड्रग्स से रिलेटेड है, देता कौन है, FDA देता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एंटीबायोटिक मिसयूज लीड टू रिड्यूस AMR, ठीक है। केरला पॉलिसी टू लिमिट एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। अब बहुत ज़्यादा आप एंटीबायोटिक यूज करोगे तो आपके बॉडी में एक कंडीशन आ जाता है AMR मतलब होता है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, माइक्रोबियल रेसिस्टेंस आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि फिर बाद में आपको जो गुड एंटीबायोटिक है वो भी गायब हो जाएगा, और फिर फर्दर आप जो है ना एंटीबायोटिक आपके बॉडी में काम ही नहीं करेगा, ठीक है, अगर फिर आप बीमार पड़ते हो तो एक ऑपरेशन अमृत जो है ना वो लाया गया, लॉन्च बाय केरला टू रिड्यूस द एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, उसके लिए ये लाया गया है। ये आपको ध्यान पे रखना। ऑपरेशन अमृत आपसे पूछ सकता है कि ये किससे रिलेटेड है, तो ये ध्यान पे रखना है, ठीक है। देखो AMR क्या होता है मेनली, जब बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गया, फंगी हो गया, नो लॉन्गर रिस्पॉन्डेड टू एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन। तो मतलब जो भी वायरस वगैरह जो भी चीज़ें, ये आपको कभी भी अगर मान लो अब इतना ज़्यादा आपने यूज़ कर लिया कि अब जो हम एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन ले रहे हैं ना, उस पर ये रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, मतलब वायरस हमारा मर ही नहीं रहा है, खा रहे हैं मर ही नहीं रहा, हमारा जो भी बैक्टीरिया वगैरह डेड ही नहीं हो रहा, हम बायोटिक वगैरह टैबलेट ले रहे हैं तब भी, तो ये कहीं ना कहीं लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, ठीक है, इसको ध्यान पे रखना है, ठीक है। अब जो देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट डेवलप एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आर समटाइम्स कॉल्ड सुपर बग्स, तो ये भी ध्यान पे रखना है। हम लोग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है एंटी माइक्रोबियल कंडीशन के टाइम में, उसको हम लोग सुपर बग्स भी बोलते हैं, तो ये भी ध्यान पे रखना है, ठीक है। अब देखो MVA-VN वैक्सीन, तो MVA-VN वैक्सीन किससे रिलेटेड है,
यही पूछ सकता है एग्जाम में। तो ये जो मंकी पॉक्स हो रहा है एम पॉक्स उससे रिलेटेड है, ये याद रखना है। लाइव एट्यूनेटेड नॉन रेप्लिकेटिंग ये वैक्सीन है, प्रोड्यूस यूजिंग द चेक एम्ब्रॉय सेल कल्चर्स यूज बाय द प्रिवेंशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। जो स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स के प्रिवेंशन के लिए यूज़ किया गया है, सेम चीज़ एम पॉक्स के लिए भी है, मतलब सेम ही चीज़ है जो स्मॉल पॉक्स के लिए यूज़ किया गया था प्रिवेंशन, और मेनली इसमें चिक एम्ब्रॉय सेल का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये भी ध्यान पे रखना है, ठीक है। फर्स्ट वैक्सीन है एम पॉक्स से बहुत परेशान है लोग इसलिए, ठीक है। ISCS साइंटिस्ट डिस्कवर न्यू टारगेट कैंसर ट्रीटमेंट। तो इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन साइंस ISCS जो है ना न्यू अप्रोच कैंसर ट्रीटमेंट के लिए बाय टारगेटिंग द DNA रिपेयर एंजाइम कॉल TDPI। तो TDPI के थ्रू नया एक तरीका ढूंढा है कि हम लोग टारगेट कर सकते हैं कैंसर ट्रीटमेंट से। कैंसर में मेनली क्या होता है ना कि नंबर ऑफ सेल का ग्रोथ बढ़ने लग जाता है, उसी को हम लोग कैंसर बोलते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सेस सेल का ग्रोथ होने लगता है, ठीक है, एक पार्टिकुलर जगह पे। तो उसको अलग न्यू ट्रीटमेंट न्यू टारगेट जो अडॉप्ट किया गया है ICS के द्वारा, उसको हम लोग बोलते हैं TDPI, टारगेटिंग द DNA रिपेयर एंजाइम, इसके थ्रू किया जाएगा, ठीक है। एलिमिनेट डॉग मेडिटेटेड रैबीज। देखो आप देखोगे ना, रैबीज जो होता है ना वो डॉग के काटने से होता है और भी चीज़ों से काटने से होता है, लेकिन डॉग के काटने से भी होता है, कैट के काटने से भी होता है, मंकी के काटने से भी होता है, लेकिन पूरा वर्ल्ड जो परेशान है वो डॉग के काटने से ही हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत लाइफ थ्रेटिंग रेबीज हो जाता है कभी कभी, तो ये इंपॉर्टेंट है। रेबीज सबसे पहला बात जूनोटिक डिजीज है, जूनोटिक वायरल डिजीज है ये, कॉज बाय RABV राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA वायरस प्रेजेंट इन द सलाइवा ऑफ रैबिड एनिमल। तो उसके सैलिवा में प्रेजेंट रहता है और जब वो हमको बाइट करता है तो वो ट्रांसफर हो जाता है। तो मेनली डॉग कैट मंकी को अफेक्ट करता है, मेनली जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना CNS, उसको हमको अफेक्ट कर देता है। तो आप कहीं ना कहीं मेंटली अनसाउंड हो जाओगे, CNS अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो यही है। सिम्टम्स क्या है इसका, तो हाइपर एक्टिविटी आपका हो जाएगा, हेलोसिनेशन प्रॉब्लम हो जाएगा, पैरालिसिस हो सकता है आपको, और हाइड्रोफोबिया हो सकता है, मतलब वाटर से आपको पानी से डर लगने लगेगा। ये सब सिम्टम्स है इसके, ठीक है। नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मेडिकेटेड रैबीज एलिमिनेशन 2030 तक, मतलब 2030 तक हमको एक नेशनल एक्शन प्लान बनाएगा कि हम लोग डॉग से जो ना एलिमिनेट कर लेंगे, डॉग से जो रैबीज हो रहा है उसको एलिमिनेट कर लेंगे 2030 तक। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो MRSA, तो एक टर्म है वैनकोमाइसिन। तो जब भी माइसिन वर्ड लगा रहेगा ना लास्ट में तो समझ जाना ये एंटीबायोटिक का बात हो रहा है। तो माइसिन मतलब होता है एंटीबायोटिक। तो एन एंटीबायोटिक क्रिटिकल इन द ट्रीटमेंट ऑफ MRSA। तो ये एक एंटीबायोटिक है जो MRSA को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। MRSA क्यों होता है, कैन कॉज ऑफ रेंज ऑफ ऑर्गन स्पेसिफिक इन्फेक्शन। ऑर्गन स्पेसिफिक इन्फेक्शन होता है इसमें, स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया रेसिस्टेंट टू मल्टीपल एंटीबायोटिक। तो ये मेनली क्या होता है ना, मल्टीपल एंटीबायोटिक कारण रीस्ट्रेंट हो जाता है किसका, बैक्टीरिया का, मतलब वो कंटिन्यूसली बॉडी में रह जाता है, और मल्टीपल रॉन्ग ऑर्गन्स जो है ना, मतलब ऑर्गन का स्पेसिफिक इन्फेक्शन है होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको कम करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए हम लोग वैनकोमाइसिन लेते हैं। वैनकोमाइसिन नथिंग बट एक क्या है, एंटीबायोटिक है, इसको हम लोग लेते हैं। तो ये डिजीज है और ये क्योर है, ये ध्यान पे रखना है, ठीक है। प्रेस BU क्या है, तो ये एक आई ड्रॉप है, ठीक है, ये ध्यान पे रखना है। इसको DGCI ने अप्रूव किया है, ठीक है। DGCI इंडिया का है जो आपको ड्रग्स से रिलेटेड चीज़ों को अप्रूव करता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग DGCI के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का क्या क्या काम होता है, ठीक है। जो कि हेड होता है CDSO का, CDSO नथिंग बट सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेड होता है। तो हम लोग DGCI के बारे में नेक्स्ट क्लास में जरूर पढ़ेंगे कि क्या होता है, उसका काम करने का तरीका क्या होता है, क्या अप्रूव करता है। मेनली ड्रग हो गया, ब्लड हो गया, वैक्सीन हो गया, ठीक है, इन सबको वो क्या करता है, लाइसेंस देता है। लाइसेंस का प्रोविजन है ड्रग रेगुलेटरी। अप्रूव न्यू आई ड्रॉप फॉर द इंडिविजुअल अफेक्टेड प्रेसोबाइपिया। तो आपने क्लास 10 में पढ़ाई होगा हाइपोमाइपिया, माइपिया। एक प्रेसबाइपिया होता है जो एज होने के कारण होता है, जैसे जैसे एज आपका बढ़ेगा तो प्रेसबाइपिया होता है। उस चीज़ को ट्रीट करने के लिए इंडिविजुअल अफेक्टेड होते हैं प्रेसबाइपिया से मेनली ओल्ड एज के, ठीक है। तो उनको ठीक करने के लिए हम लोग PRESS-BU एक आई ड्रॉप लॉन्च किए, ठीक है। तो आपसे ये पूछ सकता है, ठीक है। पैनिक टाइम कोलेरा न्यूज़ में, तो कोलेरा आप देखोगे ना तो ये न्यूज़ में खासकर है। उसके साथ साथ WHO ने लॉन्च किया ग्लोबल टास्क फोर्स फॉर कोलेरा कंट्रोल GTFCC टू एलिमिनेट बाय 2030। तो दो चीज़ आपने पढ़ा, एक तो जो डॉग के कारण रेबीज हो रहा है उसको 2030 तक कंप्लीट करना है, खत्म करना है, एलिमिनेट करना है। कोलेरा को भी 2030 तक एलिमिनेट करना है, ठीक है। ये WHO का प्रोग्राम है। एक्यूट डायरियल वाटर बॉर्न डिजीज है ये, कॉज बाय द बैक्टीरिया विब्रो कोलेरा, ठीक है। BCB इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, वी कोलेरा भी बोलते हैं। स्ट्रेन ऑफ, इसमें दो स्ट्रेन, एक O1 एक है O139।
जो O139 है वो बहुत ज़्यादा एशिया में कॉमन है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये वार्मर वाटर को फेवर करता है, वहाँ ज़्यादा कोलेरा होता है, और इफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके स्ट्रेन इंपॉर्टेंट है, किसको ये फेवर करता है और कहाँ इफेक्ट करता है और क्या 2 स्ट्रेन है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब क्रिटिकल मिनरल देखोगे तो कुछ क्रिटिकल मिनरल्स है जो कहाँ कहाँ यूज होता है, तो आप वो मैं बता देता हूँ। जैसे रेयर अर्थ मेटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है, लिथियम कहाँ यूज होता है, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बैटरीज में, स्मार्टफोन में यूज होता है, बिल्कुल आपसे पूछ सकता है। एंटीमोनी कहाँ यूज होता है, तो डिफेंस इक्विपमेंट में यूज होता है, न्यूक्लियर वेपन्स में यूज होता है। कोबाल्ट कहाँ यूज होता है, तो बैटरीज के साथ साथ कैटलिस्ट, कोबाल्ट इज नथिंग बट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, कोबाल्ट पढ़ा ही होगा आपने, ठीक है, तो कैटलिस्ट में यूज होता है। जर्मेनियम कहाँ यूज होता है, तो ऑप्टिकल फाइबर जो हमारे घर में वाईफाई वगैरह लगा हुआ है उसके साथ साथ जो सोलर सेल होता है उसमें यूज होता है। गैलियम जो है ना सेमीकंडक्टर में यूज होता है, सेमीकंडक्टर बहुत न्यूज में अभी, और सोलर पैनल में यूज होता है, ये पता होना चाहिए। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जो है ना अनाउंस हुआ था 2024-25 के बजट में, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका एम था कि डोमेस्टिक आउटपुट को हम इंक्रीज करें और रिसाइकलिंग करें क्रिटिकल मिनरल्स को, और ओवर सी एक्विजिशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल एसेट को, ठीक है, तो हम ये क्या करें, रिसाइकल करें, डोमेस्टिक आउटपुट को इंक्रीज करें, ठीक है। इसका नोडल एजेंसी जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, तो बिल्कुल नहीं लगेगा क्रिटिकल मिनरल्स माइंस, लग सकता है मे बी चांसेस, ठीक है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर इसके नोडल एजेंसी है, तो ये भी आपको ध्यान पे रखना। आई होप ये छोटे से क्लास 20-22 मिनट का आपको काफ़ी कुछ मिला होगा। इसका नोट्स जरूर बनाइए, एग्जाम में आपको जरूर हेल्प मिलेगा, क्योंकि फॉल्कन वगैरह जब भी न्यूज़ में होता है, जब भी रैप्टर्स न्यूज़ में होता है, आपको डायरेक्ट आपको दिखेगा। जब भी आपको कोई डिजीज न्यूज़ में रहता है तो डायरेक्ट यूपीएससी पूछता है, फेवरेट टॉपिक है उसका, ठीक है। तो कभी भी अगर कोई भी अगर देखिए रसिया चाइना का कुछ इंटरनेशनली अगर कुछ एक्सरसाइज वगैरह हो रहा है तो हमारे कंसर्न का बात है, तो आपसे पूछ सकता है कि नॉर्दर्न यूनाइटेड 2024 किसके बीच में है, तो डायरेक्ट पूछ देगा, तो क्या ही लगेगा आपको, ठीक है। सुखोई MKI भी न्यूज़ में है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू एवरीवन।